स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए लगभग सारे वन शॉट्स, आपने रिक्वेस्ट की कि इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट भी डालो, उसका भी वन शॉट डाल दिया। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सोनम मैम डाल चुकी हैं। और फिजिक्स में लाइट, ह्यूमन आई और इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट भी डाल दिया गया विद एक्सपेरिमेंट्स, जो कि थोड़े से यूनिक वे में है। और टेंथ के और बहुत सारी चीज़ें लाइक 80-20 रूल, 20% सिलेबस जहाँ से 80% पेपर बनता है, वो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों के लेक्चर ले लिए गए हैं। सैम्पल पेपर होना शुरू हो गए हैं आज, यानी कि मंडे को, अगर आप आज ये लेक्चर देख रहे हो तो मंडे को हम लोग, हर मंडे में लाइव जाता हूँ, तो आज मंडे को मैं ओसवाल गुरुकुल की जो किताब है उससे सबसे अच्छा वाला सैम्पल पेपर एक कराने वाला हूँ लाइव। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्यूसडे को, यानी कि वेनेसडे को मैं एक बहुत बड़ी मैराथन लेने वाला हूँ, बहुत बड़ी मैराथन, लाइक 5 घंटे 6 घंटे की मैराथन लेने वाला हूँ। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, लगभग 4-5 घंटे की मैराथन होगी। और उसमें हम लोग सारी की सारी फिजिक्स को और केमिस्ट्री को रिवाइज जो है वो करने वाले हैं। तो लाइव आना क्यों ज़रूरी है उसमें? क्योंकि अगर आपका कोई डाउट उसमें रहता है कि यार मुझे ये डाउट वन शॉट में समझ नहीं आया था, तो आ जाना, क्योंकि जो आप लोग डाउट बोलोगे उसको सबसे ज़्यादा फोकस में लेके समझाया जाएगा। तो उस मैराथन में ज़रूर आइएगा, ठीक है जी। चलो, तो आज हम लोग किस लिए मिले, आपने टाइटल और थंबनेल समझ लिया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आज हम लोग मिले हैं। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी लाइव क्लासेस ले ली जिसमें हमने एमसीक्यूज कराए, लेकिन अब बच्चों हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तो करने हैं, किसमें कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी आदतें हमारी छूट ना जाएं, इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एमसीक्यूज। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए लाइव क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया है कि लाइव में बच्चों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा बोरिंग लगते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है। उनको एमसीक्यू करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि एक ज़्यादा जल्दी इंटरेक्शन होता है, पोल पे आंसर दे पाते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें पूरा सॉल्व करना होता है, हमारा आपस में कम इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में डालने का हम लोगों ने सोचा। चलो ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज हम फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है लाइट चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड व्हाई। अब इसमें दो सवाल आपसे पूछे गए हैं कि प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन क्या है और क्यों भी है, आपको उसमें क्यों का भी आंसर देना है। अगर क्यों ना पूछा होता, देखो साइंस का ये साइंस है बेटा, एसएसटी नहीं है। मतलब मैं एसएसटी को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा होता है एसएसटी हिंदी इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, साइंस में ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछा होता तो हम बस यहाँ पे लिख देते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर जो होती है वो +1 होती है। अब +1 क्यों होती है? मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर +1 होती क्यों है, याद करेंगे तो प्लेन मिरर फॉर्म, सबसे पहले प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑल्सो ऑफ सेम साइज सबसे पहली बात तो ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और वो भी हमेशा सेम साइज की बनाता है। अब अगर ये हमेशा सेम साइज की इमेज बनाएगा तो इसका मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है। और ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है तो +1 होगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि +1, और इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर ये पेपर में सवाल आया तो मुझे लगता है 2 नंबर का आएगा, तो 1 नंबर में आपसे पूछ लिया मैग्निफिकेशन का और 1 नंबर में उसका रीज़न पूछ लिया, तो ध्यान रखना इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज, आपको 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। आपके पास कनकेव मिरर है, आपको उसकी 4 प्रॉपर्टीज लिखने हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, जब ऑब्जेक्ट रखा गया है बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रखा है। अब क्या आपसे इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के लिए बोला है? तो नहीं बनाना है। देखो यार, मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, साइंस के पेपर में हीरो मत बनो, हीरोइन मत बनो, प्रॉब्लम हो जाएगी, विलन बन के बाहर निकलोगे बेटा। गहरी बात बोली है मैंने, जितना पूछा उतना, डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ आपसे लिखने के लिए बोला। लिस्ट मतलब लिखो
वो 4 प्रॉपर्टी जो उस इमेज की होंगी। मैं आपको डायग्राम बना के बस याद दिला रहा हूं, ये बनाना नहीं है, मैं मिटा भी दूंगा, ये बनाना नहीं है, मैं मिटा दूंगा, बस याद दिला रहा हूं क्योंकि मैं एक टीचर का काम भी यहां कर रहा हूं। अब पोल और फोकस के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो याद करेंगे, पहला रूल, सी से जाएगी तो वहीं से वापस पोल पे गिरेगी तो सेम एंगल बना के, तो याद होगा ये यहां तो मिलती नहीं। अब यार देखो, अगर आपको ये भी याद नहीं, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसके ऊपर तो भैया हर साल सवाल बनते हैं, मतलब कोई नहीं रोक सकता। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और ये इकलौता ऐसा केस है जहां पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा। याद है? चलो, अब अगर ऐसा है तो यहां पे मुझे 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी और चौथी प्रॉपर्टी। अब क्योंकि मुझे जो प्रॉपर्टीज पता है वो है हाईली मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, है ना, मतलब ऑब्वियस बात है। लेकिन क्यों ना हम वर्चुअल और इरेक्ट को अलग अलग बनाएं? अगर मैं वर्चुअल और इरेक्ट को अलग अलग नहीं बनाऊंगा तो मैं 4 पॉइंट कैसे लिखूंगा, समझ रहे हो? तो आपको लिखना होगा सबसे पहली बात, इमेज इज वर्चुअल, इमेज हमारी वर्चुअल होगी। इमेज इज इरेक्ट, इमेज हमारी इरेक्ट भी होगी, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद इमेज इज मैग्नीफाइड, इमेज इज मैग्नीफाइड, इमेज मैग्नीफाइड होगी, हम सब जानते हैं इमेज का साइज काफी बड़ा होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमेज विल बी फॉर्म्ड या इज फॉर्म्ड, अब टेंस पे मत जाना, इमेज इज फॉर्म्ड या विल बी, अब हम सब इज की फॉर्म में लिख रहे हैं तो लो, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज जो है वो मिरर के पीछे जो है वो बनेगी, ठीक है ना। तो ये 4 प्रॉपर्टीज बनेंगी जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखने वाले हैं। वर्चुअल इरेक्ट, तो दोनों को हम अगर एक में लिखते तो मैं 3 ही पॉइंट बना पाता, तो इतना होशियार तो हमें होना ही होगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है भैया, देखें। अगला सवाल कह रहा है, एक कनकेव मिरर है of focal length 15 सेंटीमीटर कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड, यानी वो मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है जो इरेक्ट भी होती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है। मतलब वो मैग्नीफाइड तो बना रहा है लेकिन वही मैग्नीफाइड इमेज इरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है, ठीक है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट स्टेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर इन बोथ केसेस फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस। अब अगेन यहाँ पे क्योंकि हमसे कोई रे डायग्राम नहीं पूछा है, कोई रे डायग्राम नहीं पूछा है तो इसलिए बनाना भी नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं टू फॉर्म मैग्नीफाइड, टू फॉर्म मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज, अगर मुझे वर्चुअल इमेज बनानी है जो कि मैग्नीफाइड हो, टू फॉर्म मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज। आप बताओ मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा? टू फॉर्म मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज, अगर मैं मैग्नीफाइड इमेज बनाना चाहता हूं और वो इमेज वर्चुअल भी हो तो अभी बताया था ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट, अब क्योंकि हमें यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखता हूँ कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोलर फोकस के बीच में तो फिर वो एक अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा, वो भी सही है। बट क्योंकि फोकल लेंथ गिवन है तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट बिटवीन 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमें 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं रखना चाहिए। 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में क्यों रखना चाहिए, क्यों कह रहा हूं मैं आपको? क्योंकि वो एक्चुअली हो जाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस, क्योंकि वो हो जाएगा पोल और फोकस के बीच में ही। देखो हमें ऐसे लिखना था, अगर यहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता कि एक ऑब्जेक्ट, एक कनकेव मिरर है एक सर्टेन फोकल लेंथ का, तो मैं सिर्फ ये लिख देता कि भाई ऑब्जेक्ट को रखना होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ गिवन है तो आप ऐसे लिखोगे कि 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, यानी कि पोलर फोकस के बीच में रखता हूं, तो इमेज मैग्नीफाइड भी होगी और वर्चुअल भी होगी। अब क्या हमें यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए बोला है? नहीं, बोला तो नहीं है, बट नहीं आप बनाना मुझे लगता है चाहिए आपको, क्योंकि 2 नंबर का सवाल आएगा, 1 नंबर ऐसे मिल जाएगा, टाइम वेस्ट वाली बात है। अच्छा, ऑल्सो टू फॉर्म
अब यहाँ पे हमें रियल इमेज बनानी है, रियल लेकिन मैग्नीफाइड, रियल लेकिन मैग्नीफाइड। बेटा जब 80-20 रूल करा रहा था, जिसने नहीं देखा जाके देखना, 80-20 रूल में मैंने 20% सिलेबस कराया था। उसमें मैंने आपसे बोला था, हर बार बोला था कि जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं हमारे कनकेव मिरर या लेंस के, या कन्वेक्स मिरर या लेंस के, उसमें से एक सवाल आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे ये कोई सवाल न्यूमेरिकल नहीं है, ऑब्वियस बात है न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, हम आज लाए हैं करेंगे भी, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये रे डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। ऑल दो रे डायग्राम बनाना नहीं है, लेकिन उसका यूज है उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना है। तो टू फॉर्म रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज, टू फॉर्म रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज। अब याद करो, अगर मुझे रियल और मैग्नीफाइड बनानी है, पहली बात तो फोकस के पीछे कहीं भी रख दो, अब तो इमेज रियल ही बनेगी। लेकिन मैग्नीफाइड बनानी है तो 2f के यानी c के पीछे जाने पे इमेज छोटी होने लग जाती है। तो हमें अगर मैग्नीफाइड चाहिए तो आपको याद होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। टू फॉर्म रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज, ऑब्जेक्ट मस्ट बी kept, object must be kept between, अब क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन C एंड F, अब F क्योंकि 15 का है तो C 30 का हो जाएगा, तो बिटवीन 30 सेंटीमीटर टू 15 या 15 टू 30। अब हमें यहाँ पे इस फॉर्म में लिखना क्यों जरूरी है? अगेन सेम रीजन, क्योंकि हमें फोकल लेंथ गिवन है। तो ऐसे करके इस आंसर को फ्रेम करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है। चलो आगे बात करते हैं। अब आप सबको पता है इस चैप्टर से दो चीज़ों के ऊपर न्यूमेरिकल मिलेंगे, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। जैसे कि बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब पता होगा आपको, जिसको नहीं पता आप चाहो तो लिख लो। एब्सोल्यूट का मतलब जब लाइट जाती है एयर से या वैक्यूम से किसी भी एक मीडियम में, एयर वैक्यूम को हम लाइट चैप्टर में सेम मानते हैं, तो अगर लाइट रे एयर से वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम में से किसी और मीडियम में जाएगी, तो उस केस में जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है विच इज 3/2, और ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको गिवन है विच इज 4/3। आपको स्पीड ऑफ लाइट, इफ स्पीड ऑफ लाइट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये ग्लास होगा, ठीक है। इसको मैं ठीक करता हूं। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अगर ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ है, ये ठीक कर लेना क्वेश्चन। अगर ग्लास में स्पीड 2 × 10⁸ है तो आपको फर्स्ट पार्ट में स्पीड निकालनी है वैक्यूम में, ठीक है ना। चलो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास भी गिवन है, यानी VG भी गिवन है विच इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब याद करते हैं क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का एक्चुअली मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या कह लो वैक्यूम होता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम का फॉर्मूला याद करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में उल्टा हो जाता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 3/2 दे रखा है। अब 3/2 दे रखा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें निकालनी है। अच्छा, वैसे आप और मैं दोनों ही वैक्यूम में स्पीड जानते हैं विच इज़ 3 × 10⁸, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीधा लिख दें, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑल तो हम सबको पता है कि वैक्यूम में स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸, बट वो लिख नहीं सकते, वो आपको कैलकुलेट ही करके दिखाना होगा। MCQ होता तो अलग बात होती। और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2 × 10⁸। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्पीड इन वैक्यूम जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगी बेसिकली स्पीड इन क्या, इन वैक्यूम। स्पीड इन क्या आ जाएगी, वैक्यूम। ये हमारा पहला पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब पहला पार्ट हो जाता है
तो इसके बाद हमें सेकंड पार्ट में बोला है कि हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर भी निकालनी, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट की मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, पहली बात तो इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम या एयर, है ना, पता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड उल्टी होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पीड इन वाटर अपॉन में स्पीड इन सॉरी उल्टा होता, सॉरी, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड इन वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 4/3, ठीक है जी। अब स्पीड इन वैक्यूम हम लोग निकाल चुके हैं, विच इज 3 इंटू में 10⁸ अपॉन में क्या बचा भाई? स्पीड इन वाटर, अपॉन में क्या बचा? स्पीड इन वाटर। तो यहाँ से स्पीड इन वाटर मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 9/4, 9/4 इंटू में 10⁸, 9/4 इंटू में 10⁸। अब 9/4 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाता है मेरे पास 2.25, है ना। 2 बाकी कैलकुलेशन देख लेना यार, 2.25 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ जाता है। तो बहुत ही प्यारा सिंपल सा सवाल है अगर आप नोटिस करें तो, है ना। सवाल क्या है? सवाल कुछ भी नहीं है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा था और स्पीड इन ग्लास दे रखी थी, ठीक है। तो हमने पहले पार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला लगाया, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन में ग्लास, तो हमें ग्लास की स्पीड दे रखी थी, हमने यहाँ से वैक्यूम की निकाल ली। ऑल दो वैक्यूम की में पहले से पता होती है, विच इज 3 इंटू में 10⁸, बट हमने फिर भी निकालनी पड़ेगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर्मूला लगाया वाटर में, तो स्पीड इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड इन वाटर, और उसके बाद 2.25 इंटू में 10⁸ आ गया। डन है, प्यारा सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर लगभग इसी प्रकार के सवाल आते हैं, तो ये बस भाषा बदल जाएगी, या कैरोसिन ऑयल दे देंगे वाटर की बजाय, या ग्लिसरीन दे देंगे, लेकिन सवाल लगभग ऐसे ही रहते हैं, ठीक है ना। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं, भाई सवाल क्या है? सवाल है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है, आपको 4 करेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में जो डेटा हमें दे रखा है, ढंग से आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे देना प्लीज, टाइम स्टैम्प देख लेना, लगभग 17-18 मिनट के आसपास होगा, टाइम स्टैम्प दे देना। सवाल ये है कि आपसे पूछा है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है, आपको उसके द्वारा बनाई गई इमेज के कुछ करेक्टर, 4 करेक्टर बताने। अब आप जल्दी से मुझे बताओ कि कन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज के 4 करेक्टर बताने के लिए क्या मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ की जरूरत है या नहीं? जल्दी बताओ। मान लो ये सवाल 1 नंबर का है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ जरूरत है कि नहीं है। मान लो ये सवाल 1 नंबर का है, क्या आंसर दोगे? तो आंसर है नहीं। आई होप आपने कमेंट सेक्शन पे लिखा हो कि नो, देयर इज नो नीड, क्योंकि अगर कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर में खास बात यही है कि वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, और बिहाइंड द मिरर बनाता है, बिटवीन पोल एंड फोकस बनाता है। तो अगर ये सवाल 1 नंबर का आता है या 2 नंबर का भी आता है तो आपको इसको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, सीधा लिख देना है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। बट अगर ये सवाल थोड़े ज़्यादा नंबर का आता है, लाइक 3 नंबर का आता है, तो फिर आपको इस डेटा का इस्तेमाल करके सॉल्व करके दिखाना होगा, जैसा कि मैं कर रहा हूं अभी, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये सवाल 3 मार्क्स का है, ठीक है ना। 2 का है तो सीधा लिख देना, 3 का है तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास -30 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ है, कन्वेक्स है, तो 15 प्लस का होगा सेंटीमीटर। तो यहां से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/30, ठीक है ना। अब यहां से मेरे पास 1/v और ये इधर चला जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/30 आ जाएगा। तो 1/v 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1, तो कुल मिला के v मेरे पास आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 3 विच इज 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 10 सेंटीमीटर आ गया।
अब लेकिन मुझे अगर इमेज की प्रॉपर्टी, पहली बात तो ये मेरा इमेज डिस्टेंस प्लस में आया है, प्लस में आया तो मतलब ये तो साबित होता है कि इमेज वर्चुअल होगी, लेकिन मैं मैग्निफिकेशन और निकाल के फिर फाइनली इसकी प्रॉपर्टीज लिखूंगा, ठीक है ना। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाय यू, ठीक है जी। अब v मेरे पास माइनस मतलब ऊपर माइनस पहले से होता है 10 है, और u मेरे पास माइनस में 30 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 0.33 मेरे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अब मैग्निफिकेशन प्लस में भी आई है और मैग्निफिकेशन एक से छोटी भी आई है ना, तो एज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी आई है और एक से छोटी भी आई है, सो इमेज इज, पहली बात तो वर्चुअल है। अब इसके बारे में हम 4 बातें लिखने वाले हैं। अगर हम इसके बारे में 4 बातें लिखने वाले हैं तो इमेज के बारे में अगर मुझे 4 बातें पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख दूंगा तो बढ़िया रहेगा। सो इमेज इज, अब 4 पॉइंट में पहली बात तो इमेज वर्चुअल है, सेकेंड इरेक्ट है, थर्ड डिमिनिज्ड है, डिमिनिज्ड क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन एक से छोटा आया है, और फोर्थ की बात करें तो बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है, और फिफ्थ में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बिटवीन पोल एंड फोकस है, क्योंकि हमारा जो इमेज आया है, डिस्टेंस आया है वो 10 आया है एंड फोकल लेंथ इज 15, तो यहाँ से ये भी साबित होता है कि इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगा। वैसे भी हम कन्वेक्स मिरर में जानते हैं बात, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर ये 3 नंबर का सवाल आए तभी आपको इसे ऐसे करना है, बट अगर ये 1 नंबर या 2 नंबर का आएगा तो सीधा लिख सकते हो, बिकॉज कन्वेक्स मिरर इस सवाल में आपको बोल रखा है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, ये पहला वाला पार्ट तो एनसीईआरटी का ही है कि दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इससे हम क्या समझते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, इससे हम लोग क्या समझते हैं, है ना भाई। तो याद करेंगे सबसे पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम, है ना, जिसका मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 2.42 दे रखा है, जो कि हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है वो 1/2.42 टाइम्स हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और इसीलिए मैंने आपको वन शॉट में ये बताया था कि जिसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेसिकली उतना ही टाइम्स, जिसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेसिकली उतना ही टाइम्स हमारी स्पीड जो है वो कम हो जाती है ना, उतना 1/, में मतलब स्पीड बेसिकली चली जाती है। तो इसका जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स इन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना। तो ऐसे करके आप स्टेटमेंट भी लिख के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए, हो सकता है आपने ये कभी सुना ना हो, देखा ना हो, समझा ना हो, तो ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, तो ध्यान सुनिएगा। एक ऐसा लिक्विड बताना है जिसकी जो मास डेंसिटी है, यानी वैसे डेंसिटी वाइज वो ज़्यादा है कम है, सॉरी, किससे, वाटर से। एक ऐसा सब्सटेंस बताओ जिसकी मास डेंसिटी जो है, मतलब मास वाइज वो पानी से हल्का है, लेकिन लाइट वाइज वो ऑप्टिकली डेंसर है। एक होता है ऑप्टिकली रेयर और डेंसर होना, एक होता है मास वाइज रेयर और डेंसर होना। तो एक जनरली अब होता क्या है, जनरली जो जो मास वाइज ज़्यादा डेंसर होते हैं, अक्सर जैसे आप कंपेयर कर लो एयर को, अगर आप कंपेयर करोगे ग्लास से, या ग्लास को अगर आप कंपेयर करोगे मान लो डायमंड से, या डायमंड को अगर आप कंपेयर करोगे मान लो किसी भी और चीज़ से, तो आपको हमेशा जो ज़्यादा मास डेंसिटी वाला होगा उसकी आपको ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी भी मिलेगी, जनरली ऐसा होता है। बट वो कह रहे हैं कि ऐसा एग्जांपल दो जिसका मास डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो आंसर है केरोसिन ऑयल। अब केरोसिन ऑयल जो होता है, एक्चुअली में केरोसिन ऑयल, बस आंसर तो वैसे केरोसिन ऑयल है, बट और इतना ही लिख के आया करो, कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं केरोसिन ऑयल इज हैविंग मोर
ऑप्टिकल डेंसिटी बट लेस मास डेंसिटी, वो भी ठीक है, बट आप तो क्वेश्चन ही रिपीट करो ना, अब हम एलकेजी के बच्चे तो रहे नहीं हैं, तो आंसर बस केरोसिन ऑयल है। केरोसिन ऑयल बहुत कम, एक इकलौता ये जो आपको पढ़ने हैं उनमें जो डेंसिटी वाइज, मास डेंसिटी वाइज पानी से हल्का है, बट ऑप्टिकली ये ज़्यादा भारी भी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल और आता है, प्रॉपर न्यूमेरिकल है, प्रॉपर न्यूमेरिकल, इसके लिए 2 स्लाइड छोड़ी हमने। और ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन वीडियो को आप यहाँ पॉज कर दो, मज़ा तभी आएगा। आप इसको साथ साथ बनाओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, बनाओ, फिर मैं भी बनाता हूँ और फिर प्ले करना और देखना कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है जी, चलो आओ शुरुआत करते हैं गिवन लिखने से। हमेशा गिवन लिखना ज़रूरी है। इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल लेंस इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 45 सेंटीमीटर, जो कि माइनस का होगा। ठीक है, और इमेज जो बन रही है, क्योंकि इमेज स्क्रीन पे बन रही है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही आपको पता चलने वाला है कि हमारा मिरर है कौन सा और जो हमारी इमेज बनी है वो किस साइड बनी है। कहीं पे भी पूरे सवाल में मिरर कौन सा ये नहीं लिखा हुआ, बल्कि आपको मिरर को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन क्योंकि इमेज स्क्रीन पे बन रही है और स्क्रीन पे हमेशा रियल इमेज बनती है, तो इसका पहला मतलब तो हो गया कि V जो होगा हम, अच्छा लेंस है, मिरर नहीं है, सॉरी लेंस है। अब लेंस में भी ऑब्वियस बात है, इमेज तो रियली बनती है, बस फर्क ये होता है कि वो लेंस के इधर होती है। तो इसका मतलब V जो हमारा 90 सेंटीमीटर है वो हमें प्लस में लेना होगा, क्योंकि जो इमेज है वो रियल है, क्योंकि वो स्क्रीन पे बन रही है। और क्योंकि वो स्क्रीन पे बन रही है तो स्क्रीन पे इमेज तो कन्वेक्स लेंस ही बना सकता है, कनकेव तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो बोला हुआ है आइडेंटिफाई द लेंस एंड कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। अब पहली बात तो लेंस इज कन्वेक्स। क्या आपसे रीजन पूछा है कि बताओ आपने कन्वेक्स क्यों चुना? नहीं, बट फ्लो बनाने के लिए हम लिख देते हैं लेंस इज कन्वेक्स बिकॉज इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इमेज जो इसमें फॉर्म हो रही है वो बेसिकली रियल है। अब अगर रियल इमेज फॉर्म होगी तो हमारा जो लेंस हो जाएगा वो कौन सा लेंस हो जाएगा? कन्वेक्स। ठीक है, अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, अब 1/f में फोकल लेंथ f की कितनी आ जाएगी हमारे पास भाई? निकालनी है, सॉरी, वो तो v हमारे पास है 90, माइनस माइनस प्लस 1 में क्या आ जाएगा? 45। ठीक है, 45। अब 90 और 45 का एलसीएम जहाँ तक, हाँ जहाँ तक क्या 90 ही होता है, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, तो फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 90/3 विच इज प्लस में 30 सेंटीमीटर, और प्लस में आनी भी चाहिए थी क्योंकि हमारा लेंस कन्वेक्स है। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते थे। अगर आपको इतना पता है कि इमेज हमारी रियल और प्लस में, तो आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते थे। अगर आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में आ गई तो समझ जाओ कि लेंस हमारा कन्वेक्स है ना। तो ऐसे भी अगर आपको याद नहीं आ रहा कि रियल इमेज कौन बनाता तो फोकल लेंथ निकाल लो, फोकल लेंथ प्लस में आ गई तो वो अपना कन्वेक्स है, फोकल लेंथ माइनस में आ गई तो वो कनकेव है। ठीक है, इसके बाद अगर हाइट ऑफ फ्लेम इज 2 सेंटीमीटर, अगर फ्लेम की हाइट 2 सेंटीमीटर है, मतलब अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो आपको हाइट ऑफ इट्स इमेज बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद करेंगे, क्योंकि लेंस है तो v/u, और v/u को मैं बराबर रख दूंगा h2/h1 के। अब v मेरे पास जो है वो प्लस में 90 है और u जो है वो हमारे पास -45 है। अच्छा, ईमानदारी की बात है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ईमानदारी की बात है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सॉल्व मत करना प्लीज़, जो इमेज की हाइट आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? देखो ईमानदारी की बात है, सॉल्व मत करना, जो इमेज की हाइट आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। टाइम स्टैम्प लगभग 29 मिनट्स के आसपास, 29 मिनट्स के आसपास। हाँ बताओ, इमेज की जो हाइट आएगी वो नेगेटिव में आएगी या पॉजिटिव में आएगी? जल्दी से। तो आंसर है इमेज की जो हाइट आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो रियल है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है। आई होप आपने ऐसे देखा हो, ना कि आपने सॉल्व किया हो। ठीक है जी, और ये हमारे पास 2 है। अब मैं अगर इसको इससे काट दूंगा तो 2 आ जाएगा और 2 × 2 4 हो जाएगा, तो h2 मेरे पास एक्चुअली -4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि हाइट
एंड की स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है। हाइट ऑफ फ्लेम इन इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज ऑफ फ्लेम भी लिख सकते हो इज, जब फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको याद होगा हम माइनस नहीं लगाते हैं, तो सिर्फ 4 सेंटीमीटर। तो इमेज मैग्नीफाइड भी है क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर की हाइट का था, लेकिन इमेज 4 की है, तो इसका मतलब इमेज जो है वो हमारी मैग्नीफाइड भी बन रही है। डन है, ठीक है, पक्की बात है। कोई मन में सवाल? तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है। आई होप पिछला वाला क्वेश्चन आपने खुद से किया हो और जब आपने मैच किया हो तो सही आया हो, ठीक है। अब ये एक और सवाल है जो कि कौन से लेंस के ऊपर है, कन्वेक्स लेंस के ऊपर है। तो ये बिल्कुल सिमिलर सवाल है, बिल्कुल सिमिलर सवाल है। तो ये वाला सवाल आपको होमवर्क में देता हूं मैं, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर सवाल है। देखो H1 दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, बस इस बार आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है। वही पोजीशन, नेचर, साइज, सेम सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल। पहले लेंस फॉर्मूला लगा के आप क्या निकालोगे, इमेज, उसके बाद वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के आप, या करा ही देता हूँ, बोलो क्या कहते हो, करा दूं? चलो ऐसा करते हैं, खुद करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, यहीं पे पॉज करो, पॉज करने के बाद इसे खुद करो, फिर मजा आएगा। देखो हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप इन लेक्चर्स का फायदा उठाना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है। मैं एक बार पानी पी लूँ, खुद से करो इसको आप, और करने के बाद फिर आंसर मैच करते हैं जल्दी से। हाँ, डन है। आई होप आपने वीडियो को प्ले किया हो आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। पहली बात कन्वेक्स लेंस है, उसके हिसाब से हम लोग साइन कन्वेंशन लिखेंगे, कन्वेक्स लेंस है। दूसरी बात, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ जो हमें दे रखी है, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो प्लस में रहेगी 24 सेंटीमीटर। और क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 16 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस का या माइनस का, तो आंसर है माइनस का। अब क्योंकि देखा जाए डेटा के हिसाब से तो हमने ऑब्जेक्ट को फोकस से भी कम पे रखा है, तो इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट तो बनने वाली है और मैग्नीफाइड भी बनने वाली है। बाकी आओ ईमानदारी से सॉल्व करते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब फोकल लेंथ हमारे पास 24 है, v हमें निकालना है, और माइनस माइनस हमारे पास प्लस 1/16 हो जाएगा। तो 1/v हो जाएगा 1/24 माइनस 1/16। अब 24 और 16 का शायद 48 होता है, शायद 48 होता है, तो इसका एलसीएम हमने ले लिया 48, है ना। 16 इंटू में 3 क्या होता है, 48 तो होता है। 16 इंटू में 3, 6 3 18, हाँ तो 48, ठीक है ना। तो एलसीएम इनका 48 होता है। अब ये 48 के 2 पे आता है और ये 48 के 3 पे आता है, 3 पे आता है। तो यानी कि जो v आ गया हमारे पास, v जो आ गया वो आ गया हमारे पास -48 सेंटीमीटर। अब पहली बात तो v माइनस का आना चाहिए था, क्योंकि इमेज जो बनने वाली है वो वर्चुअल है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो v माइनस का आना बनता भी है। लेकिन अभी हमें बहुत कुछ और निकालना है, तो पहले वो निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला H2/H1 के साथ साथ, क्योंकि लेंस है तो V/U भी होगा, अगर मिरर होता तो -V/U। अब H2 हमें यहाँ पे निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे रखी है। V यानी इमेज का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास -48 है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो -16 है। तो H2/4 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगी वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब 12 सेंटीमीटर जो है वो ऑब्वियस सी बात है 4 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे फाइनल लिख सकते हैं कि हेंस इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इमेज जो है वो वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कैसे बताया था, ये डेटा देख के कि जो फोकल लेंथ है वो 24 है और ऑब्जेक्ट हमारा 16 पे रखा गया है। देखो अगर आपको आपके रे डायग्राम्स आते हैं, तो रे डायग्राम अगर आपको आते हैं तो आप अपने आंसर्स को करने से पहले बहुत हद तक जानते भी होगे, तो ये बात भी आपको देखना फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो इसलिए रे डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहते हैं। चलो आप अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या है, मेंशन द टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड एज रियर व्यू। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है सवाल में, ये सवाल मैंने क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 रीजंस भी देने हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि
हर एक केस में 2 रीजन देने आपको, एक नहीं 2 रीजन देने कि आपने वो मिरर क्यों चुना। इसीलिए ये सवाल और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वैसे तो ये सवाल बड़ा प्यारा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 रीजन देने पड़ जाते हैं, इसलिए ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है वो हो जाता है। ठीक है, आओ जैसे कि मेंशन द टाइप्स ऑफ मिरर्स यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स। कह रहे हैं रियर व्यू पता है ना, पीछे का देखने के लिए। तो आंसर है यहाँ पे, पहली बात तो रियर व्यू मिरर्स में हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो हमारे पास 2 रीजन इसके देने हैं। तो पहला रीजन आप जानते हैं कि ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज ड्यू टू विच लार्जर एरिया या फील्ड ऑफ व्यू, लार्जर एरिया इज कवर्ड। तो हमारी जो इमेज है वो छोटी बनती है, और इससे ये फायदा होता है कि हम ज्यादा एरिया कवर कर पाते हैं पीछे का, है ना। ठीक है, ओके। सेकंड रीजन क्या है आप सब जानते हैं, और सेकंड रीजन ये है कि इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है ये। अब आप कहोगे वर्चुअल और इरेक्ट से क्या फायदा, क्यों नहीं है भाई। वर्चुअल इरेक्ट, मान लो आपके रियर व्यू मिरर में इमेज छोटी तो बनती, ओके ठीक है, लेकिन वो इन्वर्टेड बनती। अब अगर वो इन्वर्टेड बनती तो आपको अपनी सारी गाड़ियां स्कूटर पीछे के उल्टे नजर आते हैं, तो ये ऑब्वियस बात है, चलाने में मुश्किल होती है। ठीक है, इसके बाद बोला शेविंग मिरर। अब शेविंग मिरर में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ यार, मैंने थोड़ा ज़्यादा भावनाओं में बह के बड़ा बड़ा लिख दिया, बट कोई बात नहीं। शेविंग मिरर में हम सब जानते हैं कि कनकेव मिरर को हम लोग यूज करते हैं। अब कनकेव मिरर को हम लोग शेविंग मिरर में क्यों यूज करते हैं, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या कारण है भाई, क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि शेविंग मिरर या मेकअप मिरर, बात एक ही है, हम इसमें कनकेव मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्या आप लोग कमेंट सेक्शन पे टाइम स्टैम्प 36 मिनट का है, क्या आंसर दे सकते हैं। मैं ना देखता हूँ कि हमेशा होशियार बच्चे जो हैं वो हमेशा से आंसर देते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने पिछले लेक्चर पे जाऊँ, जहाँ मैंने, एक बार इसकी वॉल्यूम धीरे कर दूं कहीं कोई रीले चल जाए, है ना। तो साइंस एंड फन कि अगर मैं लास्ट लेक्चर पे जाता हूं, जो कि हमारा कब हुआ था, 11th का है, ये तो 11th का है। इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे वन शॉट था। अब इलेक्ट्रिसिटी के वन शॉट में, हाँ इलेक्ट्रिसिटी के वन शॉट में जैसे कि ओम ओम सोनतौकी, यार एक तो नाम तुम लोगों के इतने मुश्किल है। इन्होंने बड़ा अच्छा आंसर आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन पे दिया। रितिका जी ने कमेंट सेक्शन पे आंसर दिया। यूज़र 18 ऐसे बहुत बड़ा कोई नंबर है, उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया। और व्योम अग्रवाल जी ने जो है वो बड़ा अच्छा आंसर दिया। और वहीं पे भूपेंद्र सक्सेना जी ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। ऐसे ही प्रियमुत्तम ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। और ऐसे बड़े अच्छे कमेंट भी हैं। सर बहुत अच्छा लगता है सर आपसे पढ़ाई करके, सर आई लव यू टू मेरा बेटा, सर थंबनेल देख के लग रहा है बहुत ही खतरनाक लेक्चर होगा। अबे वीडियो भी देख, मजा आ जाएगा। अप्रिशिएट और हार्ड वर्क, लव्ड इट ऑल, ये बीस्ट गेमिंग जी ने लिखा है। नीतू रानी जी ने लिखा है मोस्ट अवेटेड, और ऐसे ऐसे करके बड़े ही सच अ स्मूथ लेक्चर। अरे वाह पारी बेटा। तो ऐसे करके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट हैं, बट वो कमेंट से सच बता रहा हूँ, ये कमेंट तो बड़े प्यारे लगते हैं, ये तो दिल को खुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई साला रोज डाल दो वीडियो, मजा आ जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा ये भी इस इतना ही लगभग अच्छा ये भी लगता है कि आप लोग कमेंट सेक्शन पे आंसर दें। बड़ा एक कमेंट सेक्शन ना, एक ऐसे पढ़ा लिखा वाला कमेंट सेक्शन लगता है, लाइक वैसा वाला कमेंट सेक्शन नहीं लगता कि कोई किसी को बुरा बोल रहा है, कोई किसी को बुरा। एक पॉजिटिविटी आती है जब कोई कमेंट पढ़ता है। ऑब्वियस बात है, हर बच्चा, मुझे लगता है 90% बच्चे जब लेक्चर देखते हैं आके, तो कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में भी आते हैं। 90 तो नहीं, लेकिन तो 70 तो आते ही होंगे। तो एक पॉजिटिव एरिया सा बनता है कि यार सब पढ़ रहे हैं। सोचो आप एक कमरे में सब बच्चे पढ़ रहे हो, एक इम्पैक्ट तो आता है यार, एक इम्पैक्ट तो आता है। तो वही वाली बात है, बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आंसर लिखें। ठीक है, इसका रीजन लिख दो कनकेव मिरर का। आई होप अब तक तो लिख भी दिया होगा, मैं तो भावनाओं में फिर से बह गया बच्चों। अब कनकेव मिरर का रीजन क्या है आपको पता है। पहली बात तो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, और
वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन 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 अभी रुकना, पूरा नहीं हुआ है, मैग्निफाइड इमेज एंड वर्चुअल इरेक्ट, बट व्हेन ऑब्जेक्ट is kept when object is kept between, आपको पता है, पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में पड़ा हो तो ये मैग्नीफाइड इमेज भी बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाएगा, जिसके कारणवश हमारी जो इमेज है वो बड़ी बनेगी और दिखेगी भी सीधी बनेगी, और हम शेविंग वगैरह बड़े आराम से बच्चों जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और बढ़िया सवाल आता है, फिर हम लोग अगले चैप्टर पे छलांग मारेंगे, है ना। एक बहुत बढ़िया सवाल आता है, फिर अगले चैप्टर पे छलांग मारने वाले हैं। बढ़िया सवाल क्या आता है, आओ जरा देखें, ठीक है। एक स्फेरिकल मिरर है, प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। अगर +1 होता तो हम प्लेन मिरर बोलते, लेकिन यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है भाई, -1 है। ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस, उसने एक स्क्रीन जो कि 50 सेंटीमीटर पर रखी गई है वहां पे इमेज बना दी। राइट द टाइप ऑफ मिरर, आपको मिरर का टाइप बताना है, जितना बोला हो उतना ही लिखना। टाइप मिरर का है भैया कनकेव, और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया देखो 3 प्रकार के मिरर हैं, उनमें से जो कन्वेक्स मिरर है और प्लेन मिरर है, इनकी मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस में रहती है, माइनस में 1 की रहती है, वो है कनकेव। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है। अरे अच्छा, अगर स्क्रीन को 50 सेंटीमीटर पर रखा गया है तो ऑब्वियस सी बात है जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्क्रीन का मतलब इमेज बनना ही होता है, ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फोकल लेंथ क्या होगी। क्या ऐसा कहना ठीक है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट, अच्छा अब देखो एक सेकेंड, हम फोकल लेंथ को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, क्या हमारे पास मैग्निफिकेशन है, हाँ। क्या हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, हाँ। क्या हम उससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाँ। उससे हम फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। और एक ओरल तरीका भी है। कैसे, ओरल तरीका मैं ओरली समझा रहा हूँ, बट मैं न्यूमेरिकल वाला करा दूंगा। अब ओरल तरीका क्या है, सुनना ध्यान से। ओरल तरीका ये है, क्या मैग्निफिकेशन -1 है, हाँ। अब -1 का मतलब है कनकेव मिरर -1 मैग्निफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इकलौते केस में रखता है जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है ना, याद है, याद है, याद है। अब अगर ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो सेम साइज की बनाएगा, अब अगर ऑब्जेक्ट सी पे है और इमेज भी सी पे है, तो सी हमारे लिए 50 है, तो फोकल लेंथ 25 हो जाएगी, है ना। बिना सॉल्व किए हम जानते हैं कि फोकल लेंथ 25 होगी, बट इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, सी पार्ट कर रहा हूं, क्या v हमारे पास, क्योंकि माइनस में है तो -50 v हमारा होगा, ऑब्वियस बात है इधर होगा, और मैग्निफिकेशन हमारे पास -1 है। अब इसकी मदद से हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला विच इज -v/u, मैग्निफिकेशन इज -1, मैग्निफिकेशन इज -1, और माइनस में v हमारे पास -50 है, तो यहाँ से हमें u जो है वो निकालना होगा, और u जो है वो मेरे पास -50 आ जाएगा, जो कि आना ही चाहिए था, ठीक है जी, आना ही चाहिए था। अब फोकल लेंथ अगर मैं निकालता हूँ तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ अगर मैं निकालता हूँ तो -50, आपको ये पता है, मुझे ये पता है, अब तो हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, और ये माइनस हो जाएगा 1/50। तो यहाँ से हमारे पास 1/f जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50 ऊपर -2, तो फोकल लेंथ आ जाएगी -25। आनी भी चाहिए थी यार, वो तो मैंने पहले बता दिया था, ऑब्जेक्ट सी पे है तो फोकल लेंथ माइनस में भी होनी चाहिए थी, वो तो पहले ही से पता था मैं, ठीक है। अगला सवाल, ओ सॉरी, अगला पार्ट कहाँ गया, अरे हाँ, ड्रॉ द, लो जी, कर लो गल, ड्रॉ द डायग्राम। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, अच्छा पूरा स्केल वेल से बनाना भैया, बढ़िया है ना। और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये आप 3 सेंटीमीटर, ये आप 6, और वो मेजर नहीं, बस आपको उस डायग्राम को बना के उस रेफरेंस को समझाना है ना। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाम हो गया ए बी। अब याद होगा 2 रूल हम लगाएंगे जी। पहला रूल, पैरेलल जाएगी तो फोकस से, ठीक है मान लो ना यार, फोकस से जाएगी, और फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। यार देखो यार, मैं नाप के नहीं बना रहा ना यार, ऐसे गंदी निगाहों से मत देखो आप मेरे को कि भाई मैं नाप के नहीं बना रहा ना यार, नाप के बनाऊंगा तो बन जाएगा यार, A' और B'। तो यहाँ पे हमारी इमेज आती है, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट केसेस में से एक, सी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सी पे ही इमेज बनती है,
मैग्निफिकेशन -n होती है। और बच्चों इसी के साथ हमारा लाइट चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, लाइट चैप्टर के, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है ह्यूमन आई। लेकिन ह्यूमन आई के सवाल करने से पहले मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपने पीछे वाले सवाल सिर्फ देखे हैं तो उन्हें एक बार प्लीज हाथ से बना लीजिए, रिक्वेस्ट है। साथ साथ बना रहे थे फिर वीडियो प्ले कर रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ देख रहे थे तो बेटा देखने से न्यूमेरिकल नहीं आते, देखने से सवाल अगर आते होते बेटा तो कॉपियां पेन क्यों बनते, समझो बेटा। तो देखने से सवाल नहीं आते, तो पहले उनको करो, फिर मैं आगे ह्यूमन आई पे जा रहा हूँ, वरना मैं नहीं जा रहा, तो मैं कसम है बेटा, ठीक है जी। चले पक्का, ठीक है भैया, आओ बात करते हैं आगे। अब ह्यूमन आई के अगर सवालों की बात की जाए तो ह्यूमन आई के सवाल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड सवाल हैं, न्यूमेरिकल इसमें आते हैं, जो कि लाइट चैप्टर से कनेक्टेड है, जिसके ऊपर हमने लाइव जाके बात भी की थी, है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, तो इसलिए ह्यूमन आई में ज़्यादा देर नहीं लगने वाली। बट आओ एक बार डिस्कस कर लें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे एग्जाम में देखे गए, राइट अबाउट पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। एक्सप्लेन, पहले बात तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई के बारे में आपको बताना है। तो अगर आपको अभी भी पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब नहीं पता तो ओरल क्वेश्चन में बोलूंगा, आप चाहे कहीं पे लिखते रहना। अब राइट अबाउट पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई का क्या मतलब था, पहले हिंदी में समझते हैं। हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो हमारे जो आई लेंस होता है उसके साइज को बड़ा या छोटा करके उसकी फोकल लेंथ को चेंज करती हैं, ताकि हम दूर की चीज़ों को और पास की चीज़ों को फोकस में लेके आ सकें और इमेज को रेटिना पे बना सकें। इसे बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है ना। तो आप चाहे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग सिलियरी मसल्स, by using ciliary muscles we can change the size and hence focal length of the eye lens. We can change the size and hence focal length of the eye lens to focus nearby as well as far by objects, to focus nearby as well as far by objects, and hence to make the final image at retina only. Hence to make final image at retina only is called power of accommodation, ठीक है। ये इसका पहला सवाल होता है। अब दूसरे सवाल में कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द इमेज डिस्टेंस इन द आई डज नॉट चेंज व्हेन वी चेंज द डिस्टेंस। देखो हम सब जानते हैं कि अगर ये ह्यूमन आई है तो यहाँ पे हमारे पास एक लेंस है। अब चाहे मैं पास का देख लूँ तो भी इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है, सबको पता है। और अगर मैं दूर का देखता हूँ, अगर मैं दूर का देखता हूँ तो भी हम सबको पता है कि इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है। अब ऐसा कैसे होता है कि चाहे पास का देख लें चाहे दूर का देख लें इमेज रेटिना बने, तो वही तो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अभी तक क्या होता था लाइट चैप्टर में, जब हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करते थे तो इमेज का डिस्टेंस भी चेंज होता था, लेकिन फोकल लेंथ कांस्टेंट रहती थी। लेकिन अब उल्टा होता है, अब फोकल लेंथ जो है वो हमें चेंज करनी होती है ताकि हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, है ना। तो पहली बात तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इन द केस ऑफ ह्यूमन आई image distance is the distance between the lens and the retina which is fixed, जो चेंज नहीं हो सकता। this is which is fixed, full stop। उसके बाद आप लिखेंगे so to focus nearby as well as far by objects we have to change the focal length instead of the image distance, so due to change in focal length image distance remains same। ये आपको आंसर ऐसे फ्रेम करना होगा, ठीक है जी। अगला सवाल है, आपसे पूछा गया है लिस्ट द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। कह रहे हैं कौन सा पार्ट है जो लाइट को कंट्रोल करता है। अब कई बच्चे कहते हैं कि इसमें आंसर प्यूपिल होगा, बट आप सब जानते हैं इसका आंसर प्यूपिल नहीं होता है, इसका नाम आइरिस होता है। प्यूपिल तो एक दरवाज़ा है जहाँ से लाइट आती है जाती है, उसके साइज को छोटा बड़ा काम करना आइरिस का है। तो लिस्ट द पार्ट, अब इसका अगर हम देखो, अगर हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि हम पार्ट की बजाय पार्ट्स लिख सके, अगर बोला होता लिस्ट द पार्ट तो हम बोलते हैं आइरिस, लेकिन बोला लिस्ट द पार्ट तो हम लिखेंगे प्यूपिल एंड आइरिस, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं क्योंकि पार्ट्स बोला है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो वेन एवर ब्राइट लाइट इज एंटरिंग द आई, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द साइज ऑफ प्यूपिल by which less amount of light enters the eye, and in the case of dim light iris expand the size of pupil। हमने इसके ऊपर वीडियो भी देखी थी, मैंने अपनी आंख के साथ एक्सपेरिमेंट करके भी डाला था। एंड इन द केस ऑफ डिम लाइट आइरिस एक्सपैंड द प्यूपिल, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंटर कर पाती है। राइट द फंक्शन ऑफ द रेटिना इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में रेटिना का फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली बात है रेटिना एक्ट एज अ स्क्रीन विच एक्चुअली फॉर्म्स द इमेज coming from the eye lens।
Also, retina converts rods and cone cells, which are light sensitive cell, and convert the image into electrical signals, by which optical nerves passes the image into the brain. तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि retina is a screen which forms the image coming from the eye lens, ये भी चल जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, आपको हाइपरमेट्रोपिया के दो कॉज बताने। अब हाइपरमेट्रोपिया के अगर दो कॉज की बात की जाए तो आपको पता है दो कॉजेज हाइपरमेट्रोपिया के क्या हैं। पहली बात याद करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहाँ बनती है, तो इमेज बनती है हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे, यानी कि बिहाइंड द रेटिना। अब उसका पहला कॉज जो हमारे पास रहता है वो होता है श्रिंक या डिक्रीज इन साइज ऑफ आईबॉल, डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल, आई बॉल के साइज का डिक्रीज होना, आई बॉल के साइज में डिक्रीज आना, इसे हम लोग कह देते हैं भैया आई बॉल का साइज अगर डिक्रीज होगा तो इमेज रेटिना के पीछे बन जाएगी। एंड आप सबको पता है डिक्रीज इन पावर ऑफ लेंस, है ना, पावर ऑफ लेंस जो है वो डिक्रीज हो गई है, पावर ऑफ लेंस जो है वो डिक्रीज हो गई। अब अगर लेंस की पावर डिक्रीज हो गई है तो इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं लोग कि इंक्रीज इन फोकल लेंथ, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। पावर डिक्रीज होने का मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज होना ही है, जिससे कि इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनने लग जाती है। इसका बोला गया ड्रॉ द डायग्राम शोइंग हाइपरमेट्रोपिया आई एंड उसकी करेक्शन। आपको हाइपरमेट्रोपिया और करेक्शन बनानी, तो आप अगर मैं हाइपरमेट्रोपिक आई बनाता हूँ तो ये अगर मेरे पास एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, पहली बात तो हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास का देखना होता है, तो अगर हाइपरमेट्रोपिक आई मैं बनाता हूँ तो इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन जाती है। आपको लेबल करना होगा, पहली बात तो ये हमारी इमेज बनी है और ये हमारा रेटिना है ना भाई, और आपको यहाँ पे लिखना होगा ये हाइपर मेट्रोपिक आई है, इसको आप फर्स्ट पार्ट डाल देंगे। और करेक्शन, अब अगर करेक्शन करनी है तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कैसे करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कैसे करते हैं भाई। तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हमें आंख के आगे कौन सा लेंस पहनना होता है भाई, तो आंसर है कन्वेक्स लेंस, है ना भाई, तो आंसर है कन्वेक्स लेंस। ये अगर हाइपरमेट्रोपिया है, ये हमारे पास अगर कन्वेक्स लेंस पहले से ही है, मतलब काइंड ऑफ कन्वेक्स, और अगर मैं आंख के आगे कन्वेक्स और पहन लूँगा तो जो पावर कम हुई थी वो पावर बढ़ जाएगी, है ना भाई, वो पावर बढ़ जाएगी। तो लाइट जो है अब हमारी जो इमेज है वो एक्चुअली में रेटिना पे जाके फॉर्म होने लग जाएगी, इमेज एट रेटिना, इमेज जो है वो रेटिना पे जाके फॉर्म जो है वो हो जाएगी। ठीक है जी, करेक्शन हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दो कि हमने क्या यूज़ किया, कन्वेक्स लेंस यूज़ किया हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए, डन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा, इसके ऊपर दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल जिसमें आपको बोल रखा होता है कि सीधा हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया है और डायग्राम बनाओ। एक सवाल ऐसे भी आता है जिसमें हमें डायरेक्टली नहीं बोला होता है कि वो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया है, हमें खुद से पहचानना होता है कि मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, और उसके बाद सवाल करना होता है। जैसे कि अ स्टूडेंट कैन नॉट सी अ चार्ट हैंगिंग ऑन अ वॉल प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम हिम। अब उसको दीवार पे लगा हुआ 3 मीटर, 3 मीटर तो काफ़ी डिस्टेंस हो गया, 3 मीटर दूर का एक चार्ट नहीं दिख रहा है, तो इसे डिफेक्ट कौन सा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट is suffering from मायोपिया, है ना, बच्चे को, स्टूडेंट को मायोपिया हुआ है क्योंकि उसको दूर का नहीं दिख रहा है लेकिन पास का दिख रहा है। हाउ इट कैन बी करेक्टेड, तो आंसर है बाय वियरिंग कनकेव लेंस ऑफ सर्टेन पावर, जो उसको चाहिए होगी, वी कैन करेक्ट हिज विजन, ऐसे पूरा लिखना होगा, वी कैन करेक्ट हिज विजन। आपको डायग्राम बनाना है जिसमें उसको डिफेक्ट हो रखा है और उसकी करेक्शन भी करनी है, ठीक है ना। ये तो 2 बार कॉपी हो गया क्या, हाँ, डायग्राम बनाना है जिसमें उसकी हमने क्या भी कर रखी हो, करेक्शन भी कर रखी हो। तो मैं पीछे बना देता हूँ। तो यहाँ पे पहले बात तो हमें डायग्राम में दिखाना है कि कैसे उसको ये डिफेक्ट हो रखा है। तो ये अगर हमारे पास एक आई लेंस है, अब अगर मायोपिया है तो हमें दूर का देखना होता है, दूर के लिए तो लाइटें पैरेलल आती है ना, ये छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखना है। तो मायोपिया में हम सबको पता है कि जो इमेज है वो रेटिना के
पहले बन जाती है और ये अपना रेटिना है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो लेबल करनी होती हैं। सेकंड केस में हमें बोला गया है कि भैया करेक्शन कैसे करें। अब मायोपिया को करेक्ट करने के लिए शायद आप सबको पता हो कनकेव लेंस पहनते हैं। मैं दोनों के सवाल लेके आया हूँ, लेकिन दोनों के सवाल आपने नोटिस किए अलग तरीके से हैं। पहले वाले में साफ बोल रखा था कि पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, दूसरे वाले में हमें ढूंढना पड़ा कि उसे मायोपिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए हमने जो लेंस पहना है वो ऑब्वियस है कि कनकेव लेंस पहना है। अब कनकेव लेंस में है ना भाई, इमेज जो है वो एक सर्टेन पावर की अगर हमने लेंस लिया है तो इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म कर देगा। तो इमेज एट हमारे पास आ जाएगी रेटिना, है ना, इमेज हमारे पास आ जाएगी रेटिना के ऊपर। डन है, पक्की बात है, बढ़िया सवाल है। चलो अगला सवाल आता है। अब ह्यूमन आई के ऊपर या अगला जो सवाल सबसे, देखो मुझे नहीं पता आपने कितनी लाइव क्लासेस यहाँ पे अटेंड किए, बट लगभग लगभग हर एक लाइव क्लास में, मतलब हर एक लाइव क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है, हर एक लाइव क्लास के अंदर हमने डिस्कशन की है कि ये वाला सवाल जरूर आएगा, व्हाइट लाइट गई 7 रंग में टूट। देखो ह्यूमन आई से आना ही क्या है, ह्यूमन आई से आना ही यही सब चीजें हैं, ह्यूमन आई से आना ही ये सब चीजें कि भैया या तो डिफेक्ट के ऊपर आ जाएगा सवाल, या फिर प्रिज्म, या फिर वो सारे फिनोमिना। अच्छा वो सारे फिनोमिना के ऊपर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, आपको पता होना चाहिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस ब्लैक क्यों दिखता है, एडवांस सनराइज डिले सनसेट क्यों होता है, और सनराइज के वक्त सेट के वक्त रेड क्यों है, आसमान नीला क्यों है, रेनबो क्यों। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, वो मैं नहीं लेके आया, वो कॉमन सेंस होनी चाहिए। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है और ये सारे सवालों के जवाब आपको ह्यूमन आई के वन शॉट के लास्ट वाले हिस्से में दिए गए हैं। तो अगर वो नहीं देखा वो देख लो, क्योंकि उनमें से मैं लिखित में दे रहा हूँ, एक सवाल पक्का आने वाला, ध्यान रखना। ठीक है, चलो फिलहाल इस सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है कि हमारे पास एक वाइट लाइट है, हमारे पास एक वाइट लाइट है जिसको हमने इस लैब से पास कराया ABC, ठीक है ना, एज शोन इन द डायग्राम। ट्रेस इट इन योर आंसर शीट, आपको इसे दोबारा बनाना है और एमरजेंट बीम को आपको उस स्क्रीन पे जो कि DE नाम की स्क्रीन है उस पे आपको बना देना है, ठीक है ना। तो मैं तो इसको यहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है, बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इसको अपने आंसर शीट पे जब दोबारा, रिक्वेस्ट क्या रहेगी, जब आप इसे एग्जाम में बना रहे होगे तो अपने आंसर शीट पे तो आपको दोबारा बनाना ही पड़ेगा। अब लाल रंग जो होता है, अब आप सबको पता है कि जो ये जो रे है वो हमारे पास इंसिडेंट रे, इस रे को यहाँ जाना चाहिए था। थोड़ा सा अगर मैं इसको बोल्ड करूँ तो इस रे को यहाँ जाना चाहिए था। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन बनाया करो, बिकॉज कुछ बच्चे रिफ्रैक्शन करते हुए इससे ऊपर चले जाते हैं और ऊपर जाना नहीं होता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाल लाइट जो है वो बेंड होगी। क्या लाल लाइट ज़्यादा बेंड होती है या लाल लाइट कम बेंड होती है? तो आंसर है लाल लाइट सबसे कम बेंड होती है। लाल लाइट सबसे कम क्यों बेंड होती है? क्योंकि लाल का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और ये आगे दोबारा जाके बेंड होगी, तो अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होके यहाँ पे बनेगी, ठीक है ना। इसके बाद आप सबको याद होगा ब्लू या वायलेट कह लो, अभी वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होता है और इसके बीच में बाकी सारे कलर आ जाते हैं। लेट्स से ग्रीन ले लें तो इसके बीच में अब वो सारे कलर तो आ ही जाएंगे, है ना भाई। हमें तो सातों रंग दिखाने पड़ेंगे, वो हम, अब मेरे पास सातों रंग यहाँ है नहीं, आप तो ब्लैक से बनाओगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बट ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो इसके ऊपर आ जाएगा। ब्लू देखूं अगर मेरे पास है तो ये थोड़ा बहुत ब्लू भी है और ऐसे करके ये अरे बड़ा प्यारा यार, ऐसे करके आपको पता है यहाँ पे आपको लिखना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखना होगा कि हमारे पास वायलेट है, ये हमारे पास ब्लू है, फिर यहाँ पे आपको मार्क करके लिख देना है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे रंग हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपसे इसी के ऊपर बेस्ड आगे सवाल पूछे गए हैं। सवाल क्या है? पहला सवाल, राइट द नेम एंड कॉज ऑफ द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे नेम बताना है कि क्या फिनोमिना का नेम है। तो आप सबको पता है फिनोमिना का जो नाम है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये हुआ क्यों, इसका कॉज क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बोल के लिखवा देता हूँ, काफ़ी बड़ा है। डिस्पर्जन क्यों होता है हम सब जानते हैं, अलग अलग कलर की लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होती है जिसकी वजह से लाइट जो है वो अलग अलग रेट पे बेंड होती है। तो लिख सकते हो आप डिफरेंट कलर प्रेजेंट इन वाइट लाइट, different colors present in white light have different wavelength, different colors present in white light
have different wavelength. Different color present in white light have different wavelength, and due to different wavelength they bend at different angles. Due to different wavelength they bend at different angles. Full stop. Red having maximum wavelength bend the least. Red having maximum wavelength bends the least, whereas violet having minimum wavelength bends the most. ठीक है, ऐसे करके लिखना है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में पूछा गया रीजन, मैंने यहाँ पे बोल के लिखवा दिया है। रीजन मैंने आपको यहाँ पे बोल के लिखवा दिया है। वेयर एल्स इन नेचर, ये नेचर में और कहाँ हमें देखने को मिलता है, तो आंसर है रेनबो फॉर्मेशन में, है ना भाई। हम सब जानते हैं कि रेनबो फॉर्मेशन में हमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। Based on this observation, state the conclusion which can be drawn about the constituent of white light। अब आप इससे क्या नतीजे पे पहुंचे, तो आंसर है, ऑब्वियस सी बात है, आंसर है व्हाइट लाइट। हम इससे इस बात पे, इस नतीजे पे पहुंचे कि व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, white light is composed of 7 colors। white light 7 कलर से मिलके बनी हुई है, और वो सातों रंग लिख दीजिएगा पूरे पूरे, फुल फॉर्म पूरी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये हमारा सवाल हुआ। अब इसके बाद रेनबो फॉर्मेशन, सनराइज, सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, पीला क्यों दिख रहा है सन, सबसे ऊपर सफ़ेद क्यों दिख रहा है राइज होते वक्त, रेड क्यों दिखता है, 2 मिनट पहले क्यों राइज हो रहा है, 2 मिनट बाद क्यों हो रहा है ट्विंकलिंग, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस ब्लैक क्यों दिख रहा है, सारे सवाल, खतरे के सिग्नल लाल क्यों है, ये ऐसा नहीं है कोई एक इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनको पीपीटी में लेके ही नहीं आया हूँ। क्यों लेके आऊँ? अरे यार वो तो सीधे सवाल हैं, बुकलेट में भी हैं, वन शॉट में भी हैं, एनसीईआरटी में सीधे सवाल हैं, सीधे पेपर में आ जाते हैं। ठीक है जी, तो वो भी करना है। और इसी के साथ हमारा लाइट और ह्यूमन आई खत्म होता है। ऑल दो हमने एक और वन शॉट यहाँ पे करा इलेक्ट्रिसिटी, बट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर बच्चों के पेपर में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ वो लाइट और ह्यूमन आई के लेके आया हूँ। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी के भी करने हैं और आपके पेपर में वो आ रहा है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे आप लिख दीजिएगा। अगला लेक्चर में चाहे इलेक्ट्रिसिटी के ही सिर्फ, मैं यहाँ पे क्या चाह रहा था कि बस ठीक है मैंने इससे करा दी, अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहे एक और लेक्चर डाल देंगे आपसे पूछ के। अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं आ रहा है, या मोस्ट बहुत कम बच्चे कहते हैं आ रहा है, तो उसको टर्म 2 में डाल देंगे। अगर आप कहते हो ज़्यादातर और मुझे बहुत कमेंट मिलते हैं कि आ रहा है आ रहा है, तो फिर हम उसका भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्यारा सा जो है वो अपना क्या कहते हैं उसको, लेक्चर डाल देंगे जहाँ पे हम फिजिक्स। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहली, अगर आप आज ही लेक्चर देख रहे हो तो मंडे को मैं यहाँ पे ऑसवाल का, ये मतलब हमारी जो किताबें हमारे पास पढ़ी हैं ऑसवाल गुरुकुल, उसमें सबसे अच्छा सैम्पल पेपर जो है वो आज मैं आपको कराने वाला हूँ लाइव 9 बजे, तो मिलिएगा। पहली बात। दूसरी बात, आज अगर मंडे है, अगर आप आज ही देख रहे हैं, तो वेडनेसडे को मैं एक बहुत बड़ी मैराथन ले रहा हूँ जहाँ पे 4-5 घंटे हम लोग लाइव रहेंगे। आप लोग आइए, जुड़िएगा, 4-5 घंटे लाइव रहेंगे और सारी रिवीजन दोबारा से करेंगे। सारी रिवीजन को दोबारा से करने वाले हैं 4-5 घंटे, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सेशन लाइक करना, कमेंट में प्यार छोड़ के जाना। थैंक यू।